आज हम लोग साइंस यानी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा ताकि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको भली भांति समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आपको इसका जवाब नीचे कमेंट में बताते चलना है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। मतलब जो दांत का डॉक्टर होता है वह मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो पहला का सही आंसर क्या होगा आप सभी लोग नीचे कमेंट में हमें बताइए, और साथ साथ हम आपको इन सभी का आंसर भी बताते चलेंगे जिससे कि आपको जिस क्वेश्चन का भी आंसर ना मालूम हो उसे आप लोग अच्छे तरीके से जान जाएं। तो आप लोग जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग नीचे कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा। तो देखिए पहला का ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, अवतल दर्पण। जो दंत विशेषज्ञ है वह मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि अवतल दर्पण में ही किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। हम लोग किस लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। ऑप्शन है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। हम आपको बता दें कि हम जितने सारे भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं या तो वह पीछे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जो कि बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, और या तो आने वाले एग्जाम में आपसे हर हाल में पूछे जाएंगे, क्योंकि सारे हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही आपके सामने रख रहे हैं। तो बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा। अपसारी लेंस कौन से लेंस को कहा जाता है, अवतल को कि उत्तल को कि अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस को कि इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। तो दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है पश्चमाभि, बी है परितारिका, सी है नेत्र लेंस और डी है रेटिना। तो तीसरा का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं। तो तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। संशोधित कहने का मतलब हुआ कि अवतल और उत्तल लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस। हम आपको बताए थे कि द्विफोक्सी लेंस का दूसरा नाम बाइफोकल लेंस भी होता है। तो द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है कहने का मतलब कि द्विफोक्सी लेंस द्वारा उसका उपचार किया जाता है। तो वह कौन सा दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष कि दीर्घ दृष्टि दोष कि जरा दृष्टि दोष कि मोतियाबिंद। मतलब कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो किस चीज को मापने की जरूरत है दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन ए है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को कि दर्पण तथा बिंब यानी कि वस्तु के दूरी को, और सी है ए और बी दोनों आंसर सही होगा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो पांच का सही आंसर हो जाएगा दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को मापने से ही दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित किया जा सकता है। तो पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। यह सारे क्वेश्चन हम आपको पीछे के भी वीडियो में बता चुके हैं। तो बताइए
शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो छठा का जो सही आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, कि ओम होता है, कि वोल्ट प्रति कूलाम होता है, कि एम्पियर होता है? तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो 7 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लघु पतन जिसको शॉर्ट सर्किट भी बोला जाता है। तो लघु पतन या फिर शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम होता है, कि परिवर्तित नहीं होता है, कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, कि निरंतर परिवर्तित होता है? तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन का, कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। आप लोग इसे इस प्रकार से याद रखिएगा कि शॉर्ट सर्किट शॉर्ट कब लड़ता है? जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो 8 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेश जिसको अल्फा कण भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है दक्षिण की ओर, बी है पूर्व की ओर, सी है अधोमुखी और डी है ऊपरी मुखी। तो 9 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जो 9 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन दक्षिण की ओर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो वह दक्षिण की ओर होगी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। ठीक है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 10वां का ए नंबर ऑप्शन है 2, बी है 1, सी है आधे और डी है 1/4। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा 1/4। ठीक है, 10 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है, कि इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, कि इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, कि सभी बिंदुओं पर समान रहता है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका में भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या संरक्षित करना था? मतलब कि क्या बचाना था? मिट्टी को बचाना था, कि वृक्षों को बचाना था, कि जल को बचाना था, कि बिजली को बचाना था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को बचाना। इसलिए 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो 14 का ए नंबर ऑप्शन है CaHCO3 के D2, CaOH के D2,
कि NaOH, डी नंबर ऑप्शन है NaHCO3। तो 14 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? किसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा CaOH के दिहोल्टू, यानी कि CaOH का दिहोल्टू होता है, इसका ही उपयोग हम लोग दीवारों की सफेदी करने के लिए करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि Na2SO4 और BaCl2 यह दोनों अभिक्रिया करके बनाता है BaSO4 और 2NaCl। यह कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि इनमें से कोई नहीं? तो 15 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि यह जो दोनों अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया करके जो यह बना रहा है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन है जो बुझा हुआ चूना है? CaO कि CaOH के दिहोल्टू कि CaCO3 कि Ca? तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह बुझा हुआ चूना है। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है कि 7 से अधिक होता है कि 7 से कम होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो 17 का सही आंसर कौन सा होगा? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर कि 7 से अधिक होता है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? ऑप्शन ए है तांबा, बी है जस्ता, सी है एल्युमिनियम और डी है लोहा। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, आप लोग बताइए। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बॉक्साइट तांबा का महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, मतलब कि तांबा बनाया जाता है बॉक्साइट से, इसलिए जो बॉक्साइट हो गया वह तांबा का महत्वपूर्ण अयस्क हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? आप सभी लोग जानते होंगे कि लोहा में जंग लग जाता है, तो लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पर एक पतली परत चढ़ाया जाता है। वह पतली परत किस धातु का होता है? तांबा का होता है कि चांदी का होता है कि सोना का होता है कि जिंक का होता है? तो आप लोग इतना तो आप सोच ही सकते हैं कि लोहा पर तो सोना का परत नहीं चढ़ाया जा सकता है, चांदी का परत नहीं चढ़ाया जा सकता है, लोहा से महंगा तांबा होता है, इसका भी नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब कि जिंक हो जाएगा। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो 19 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 20 कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? और वह कौन सा रासायनिक यौगिक है जिसको गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस? ए नंबर ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, बी है जिप्सम, सी है चूना पत्थर और डी है कच्चा चूना। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 20 का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा जिप्सम, कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा तो वह रासायनिक यौगिक कौन सा होगा? तो वह जिप्सम होगा। 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है। कहने का मतलब कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं कि परितारिका बोलते हैं कि पुतली बोलते हैं कि दृष्टिपटल बोलते हैं? तो हम आपको ऊपर के भी क्वेश्चन में बताए कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको दृष्टिपटल बोलते हैं। तो 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? हमेशा IUPAC नेम पूछा जाता है आपके परीक्षा में। तो बताइए 22 का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए है एथेनोइक अम्ल, बी है मेथेनोइक अम्ल, सी है प्रोपेनोन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। कहने का मतलब कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है।
क्या बनाया जाता है? ऑप्शन ए है एनोड, बी है कैथोड, सी है अपघट्ट और डी है इनमें से सभी। तो 23 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड की, कैथोड की, अपघट्ट की, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा एनोड, यानी कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। तो 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? 24 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए है डॉवेराइनर, बी है न्यूलैंड्स, सी है मेंडलीफ और डी है हेनरी मोजले। तो 24 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा डॉवेराइनर। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो डॉवेराइनर। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 25वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो तत्व होते हैं उनका गुणधर्म क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन है कि परमाणु साइज का आवर्त फलन है कि परमाणु आयतन का आवर्त फलन है? तो 25 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? तो 25 का सही आंसर बी हो जाएगा कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। कहने का मतलब कि परमाणु संख्या के ही आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? लाल लिटमस विलयन को नीला कौन कर देता है? H करता है कि OH माइनस करता है कि Cl माइनस करता है कि O2 माइनस करता है? तो 26 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है OH माइनस। तो 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किस चीज के लिए? जल के वहन के लिए कि भोजन के पाचन के लिए कि अमीनो अम्ल के वहन के लिए कि ऑक्सीजन के वहन के लिए? तो हम आपको बायोलॉजी वाले चैप्टर में बताए थे कि जो जाइलम होता है वह जल और खनिज लवण का वहन करता है और जो फ्लोएम होता है वह भोजन का वहन करता है। इसलिए 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पादप में जाइलम जो है वह जल के वहन करने के लिए उत्तरदायी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? एडीपी को कि एटीपी को कि डीटीपी को कि पीडीपी को? तो 28 का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एटीपी को। ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम लोग एटीपी को ही जानते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पौधों के पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सीरा में होता है कि रंध्र में होता है कि मध्य सीरा में होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के माध्यम से होता है। 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? ऑप्शन ए है फेफड़ों के द्वारा कि निलय के द्वारा कि आलिंदों के द्वारा कि इनमें से सभी? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करने के लिए फेफड़ों द्वारा पंप किया जाता है। ठीक है, 30 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है ऑक्सीन कि बी है साइटोकाइनिन कि सी है एब्सिसिक अम्ल और डी है जिबरेलिन? तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है वह पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ऑप्शन ए है प्रकाशानुवर्तन, बी है गुरुत्वानुवर्तन, सी है जलानुवर्तन और डी है रसायनानुवर्तन? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन।
जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ठीक है, पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया, और जो अनुमस्तिष्क होता है वह किसका हिस्सा होता है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है कि मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है कि पश्च मस्तिष्क जो पीछे मस्तिष्क होता है उसका हिस्सा है कि परस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो 33 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है? एक होता है ऐच्छिक क्रिया और एक होता है अनैच्छिक क्रिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है बमन, कि चबाना, कि लार आना, कि हृदय का धड़कना। तो 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो चबाना है वो वह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 35 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस चीज में होता है? ऑप्शन ए है अमीबा में, बी है ईस्ट में, सी है प्लाज्मोडियम में, कि डी है लेशमानिया में। तो 35 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस चीज में होता है? तो 35 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किस चीज में होता है? वृषण में होता है कि गर्भाशय में होता है कि अंडाशय में होता है कि इनमें से सभी में होता है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 37 है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? ठीक है, पुष्प के कौन से भाग में फल का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है कि परागकोश में, बी है वर्तिकाग्र में, सी है वर्तिका में और डी है अंडाशय में। तो पुष्प में जो फल का निर्माण होता है वह अंडाशय में होता है। तो 37 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है कि पुरुषों में, बी है स्त्री में, कि सी है पुरुष और स्त्री दोनों में, कि डी है कि किसी में नहीं। तो 38 का सही आंसर होगा कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। तो 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों को कितने युग्म होते हैं? बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? ऑप्शन ए है 21, बी है 22, सी है 23 और डी है 46। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बस सी नंबर हो जाएगा कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? ऑप्शन ए है घास, पुष्प तथा चमड़ा, बी है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, सी है फसलों के छिलके, केक एवं रबड़ और डी है केक, लकड़ी एवं घास। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा कि जो केक हो गया, लकड़ी हो गया और घास हो गया, यह सभी जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो 40 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए टोटल 40 क्वेश्चन थे जो बारी बारी से हम आपको बता दिए। तो हम आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, आपके ध्यान में होंगे। एक बार फिर से आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप इसे भूल ना पाएं। और इसी प्रकार से डेली 6:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और आप लोग प्रैक्टिस सेट में हिस्सा जरूर लीजिएगा। यह आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत अधिक मददगार साबित होगा। इससे आपको परीक्षा में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।